आज के इस वीडियो में हम सहलग्नता और पुनर्संयोजन, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन जैसे महत्वपूर्ण विषय पे परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, सहलग्नता किसे कहते हैं, हम इसे पहले परिभाषा के रूप में समझते हैं। सटन के अनुसार वंशागति के समय जीनों के एक साथ रहने की क्रिया को सहलग्नता या लिंकेज कहते हैं। एक गुणसूत्र पर असंख्य जीन होते हैं। ये जीन एक साथ रहना चाहते हैं एवं एक साथ ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन जीनों को सहलग्न जीन कहते हैं। देखिए, सहलग्नता के बारे में अभी विस्तार से हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए किसी भी द्विगुणित जीव में जो गुणसूत्र होते हैं वो हमेशा जोड़े में होते हैं, ये आप जानते हैं। मान लीजिए ये दो समजात गुणसूत्र हैं और एक जोड़ी आपकी ये दूसरे समजात गुणसूत्रों की है। तो अगर ये जो समजात गुणसूत्रों की जोड़ी है, इस जोड़ी में अनेक जीन हैं, जीन ए, जीन बी, जीन सी, जीन डी। तो ये जो एक गुणसूत्र पर ये जो जीन हैं, इन जीनों की ये प्रकृति होती है कि ये एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। ये जितने गुणसूत्र हैं आपके, एक गुणसूत्र पर ये जितने जीन हैं, ये सब जीन जो हैं एक साथ रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। इसी प्रकार से जो दूसरे गुणसूत्रों की जोड़ी है, इसमें मान लीजिए जीन ई है, जीन एफ है, जीन जी है और जीन एच है। मान लीजिए ये भी कुछ जीन है। तो ये अलग अलग गुणसूत्रों में अनेक जीनों की संख्या पाई जाती है और ये जो जीन होते हैं एक गुणसूत्र पर, उनमें ये प्रकृति होती है कि ये एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, ये एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते। तो ये जो गुणसूत्र में मौजूद जीन हैं, एक गुणसूत्र पर मौजूद जो जीन हैं, इनको हम कहते हैं सहलग्न जीन। और इन जीनों की साथ साथ रहने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम कहते हैं सहलग्नता। तो अभी मोटे मोटे तौर पे आप इसको समझ लीजिए, फिर जैसे जैसे हम आगे अध्ययन करेंगे आपके दिमाग में ये कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा कि सहलग्नता है क्या। फिलहाल इतना आपको समझना है कि किसी गुणसूत्र पे मौजूद जितने भी जीन्स होते हैं वो सहलग्न जीन कहलाते हैं और उनके बीच साथ साथ रहने की जो क्रिया है या जो साथ साथ रहने की जो क्षमता है वो सहलग्नता कहलाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान यहाँ पे देनी है वो क्या है, देखिए ये जो पॉइंट मैं आगे पढ़ रहा हूं कि सहलग्नता दर्शाने वाले जीन स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये ध्यान रखिएगा कि जो जीन सहलग्न जीन हैं, जो एक गुणसूत्र में पाए जाते हैं और सहलग्नता प्रदर्शित करते हैं, वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते। आपको पता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में क्या कहा गया था कि किसी लक्षण के जो जीन्स होते हैं उनका पृथक्करण किसी दूसरे लक्षण के जीन के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। ये स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में कहा गया था। तो यहां ध्यान रखना है कि सहलग्नता दर्शाने वाले जो जीन होंगे वो इस नियम को फॉलो नहीं करते, और जो जीन इस नियम को फॉलो करते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को फॉलो करते हैं, वो अलग अलग गुणसूत्रों की जोड़ी में पाए जाते हैं। मतलब एक गुणसूत्र में जो मौजूद जीन हैं वो तो सहलग्न जीन है, तो वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन नहीं करते, और जो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करते हैं वो जीन जो हैं अलग अलग जोड़ी गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो अभी इसके बारे में आप और क्लियरली समझ पाएंगे जब मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो आगे आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी समझ में पूरी बात आए। अब देखिए, सर्वप्रथम बैटसन और पुनेट, ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मीठी मटर, जिसको हम लेथाइरस कहते हैं, में दो युग्म विकल्पी जीन स्वतंत्र अपव्यूहन को नहीं दर्शाते ये बताया। बैटसन और पुनेट ने क्या किया, उन्होंने मीठी मटर पर अपना प्रयोग किया और ये कहा कि इस मीठी मटर में दो युग्म विकल्पी जो जीन हैं वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को नहीं दर्शाते। इन्होंने युग्मन और प्रतिकर्षण के बारे में बताया। इन्होंने युग्मन
और प्रतिकर्षण के बारे में बताया। अब ये युग्मन और प्रतिकर्षण क्या है और बेटसन और पुनेट का क्या प्रैक्टिकल था, क्या शोध था, थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बेटसन और पुनेट ने यह कहा कि गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं वो दो अवस्थाओं में हो सकते हैं, एक सिस अवस्था और एक ट्रांस अवस्था। तो हम पहले ये जान लेते हैं कि गुणसूत्रों पर जो जीन होते हैं, सहलग्न जीन होते हैं, वो सिस अवस्था में कैसे होते हैं। आप समझिएगा। देखिए, जब दो प्रभावी जीन, समझिए ढंग से, जब दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर और दो अप्रभावी जीन दूसरे गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तो उस व्यवस्था को हम सिस व्यवस्था कहते हैं। अगर आप यहां एग्जाम्पल में देखें तो आपको देखिए एक गुणसूत्र ये दिखाई दे रहा है और एक गुणसूत्र आपको ये दिखाई दे रहा है। इस गुणसूत्र में किसी लक्षण का प्रभावी जीन है कैपिटल ए और अप्रभावी जीन है स्मॉल ए। कोई दूसरा लक्षण है जिसका प्रभावी जीन है कैपिटल बी और उसका अप्रभावी जीन है स्मॉल बी। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि दो लक्षणों के जो प्रभावी जीन हैं वो एक गुणसूत्र पर मौजूद हैं और उन्हीं लक्षणों के जो अप्रभावी जीन हैं वो दूसरे गुणसूत्र पर मौजूद हैं। मतलब प्रभावी जो जीन है वो एक साथ हैं एक गुणसूत्र पर और अप्रभावी जीन जो है दूसरे गुणसूत्र पर हैं। तो ये जो जीनों के लगने की व्यवस्था है वो कहलाती है सिस व्यवस्था। जब प्रभावी जीन्स या एलिल एक गुणसूत्र में हो और उसके अप्रभावी जीन या एलिल दूसरे गुणसूत्र पर हो तो इस व्यवस्था को हम कहते हैं सिस व्यवस्था। और इस प्रकार की व्यवस्था के दौरान जब युग्मक बनेंगे तो वो युग्मक हमेशा कितने प्रकार के बनते हैं, दो प्रकार के बनते हैं। आप देखिए, अगर ये जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र का अर्धसूत्रीय विभाजन के माध्यम से इससे युग्मक बनेंगे तो युग्मक कैसे बनेंगे, ए बी, और इससे जो युग्मक बनेंगे वो हमेशा क्या बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। तो ये आपको ध्यान देना है कि सिस व्यवस्था के अंतर्गत जो प्रभावी एलिल्स होते हैं या जीन्स होते हैं वो एक गुणसूत्र पर होंगे और अप्रभावी एक गुणसूत्र पर होंगे। और ये एक वास्तविक व्यवस्था है, एक नेचुरल व्यवस्था है। अब दूसरी जीनों की जो व्यवस्था होती है सहलग्न जीनों की गुणसूत्र पर वो कहलाती है ट्रांस व्यवस्था। ट्रांस व्यवस्था का मतलब क्या है, देखिए, यदि एक गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी और दूसरे गुणसूत्र पर एक प्रभावी और एक अप्रभावी जीन उपस्थित हो तो उस व्यवस्था को कहते हैं हम ट्रांस व्यवस्था। मान लीजिए ये दो गुणसूत्र आपके यहां मौजूद हैं तो आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे इस गुणसूत्र में एक लक्षण का प्रभावी जीन और दूसरे लक्षण का अप्रभावी जीन मौजूद है और दूसरे गुणसूत्र में एक लक्षण का अप्रभावी जीन और दूसरे लक्षण का प्रभावी जीन मौजूद है। आप यहां से कंपेयर करें सिस व्यवस्था में, सिस व्यवस्था में क्या थे, दोनों प्रभावी एलिल्स जो हैं एक गुणसूत्र में थे और अप्रभावी दूसरे में थे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक लक्षण का प्रभावी एलिल और दूसरे लक्षण का अप्रभावी एलिल एक गुणसूत्र में है और दूसरे गुणसूत्र में क्या है, एक लक्षण का अप्रभावी और दूसरे लक्षण का प्रभावी। तो ये जो जीनों के लगने का क्रम है इसको हम कहते हैं ट्रांस व्यवस्था। और यहां पे भी आपके युग्मक दो ही प्रकार के बनेंगे। एक युग्मक इससे बनेगा, कौन सा, ए बी, ए स्मॉल बी, और इससे जो बनेगा वो कौन सा युग्मक बनेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी। यह जो व्यवस्था है ट्रांस व्यवस्था, यह वास्तविक व्यवस्था नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यह वास्तविक व्यवस्था नहीं है, ये नेचुरल अरेंजमेंट नहीं है जीनों का। ये जीन विनिमय, आपको पता है मियोसिस के दौरान जो क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय उसको कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर को कहते हैं, उसके कारण से ये व्यवस्था उत्पन्न होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिस व्यवस्था है सहलग्न जीनों की वो वास्तविक है, नेचुरल है, और जो ट्रांस व्यवस्था है जीनों के लगने की वो क्या है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर के कारण उत्पन्न होने वाली व्यवस्था है। तो ये मोटा मोटा आप ध्यान रखिएगा कि सिस व्यवस्था में क्या होता है, किसी लक्षण के जो प्रभावी एलिल्स होते हैं वो एक गुणसूत्र में और अप्रभावी दूसरे गुणसूत्र में होंगे, और ट्रांस में क्या होता है, किसी लक्षण का प्रभावी एलिल और दूसरे लक्षण का अप्रभावी एलिल एक गुणसूत्र में और दूसरे में एक लक्षण का अप्रभावी और दूसरे लक्षण का प्रभावी एलिल होता है। अब हम बात करते हैं बेटसन और पुनेट के प्रयोग की। देखिए, बेटसन और पुनेट ने मीठी मटर पर जो प्रयोग किया, उन्होंने दो प्रयोग किए, एक सिस अवस्था को लेकर के और एक ट्रांस अवस्था को लेकर के। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस अवस्था को लेकर के।
बैटसन और पुनेट ने क्या किया, मटर के 2 पौधे लिए, जिनमें से जो पहला पौधा था, जो पैतृक पौधा था, उसमें नीला पुष्प और लंबे परागकण वाला पौधा था, और जो दूसरा पैतृक था वो क्या था, लाल पुष्प और गोल परागकण वाला पौधा था। आप यहां पे देखें, नीले पुष्प के लिए कैपिटल बी ये 2 युग्म विकल्पी एलील मौजूद हैं, और लंबे परागकण के लिए कैपिटल एल, और दूसरे पैतृक में लाल रंग के पुष्प के लिए स्मॉल बी, और गोल परागकण के लिए स्मॉल एल। जैसा मैंने आपसे कहा कि ये सिस व्यवस्था को लेकर के कराया गया क्रॉस है। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रभावी दोनों एलील कैपिटल बी कैपिटल एल एक गुणसूत्र पर हैं, और अप्रभावी एलील स्मॉल बी स्मॉल एल दूसरे गुणसूत्र पर हैं। तो बैटसन और पुनेट ने जब इस प्रकार की अवस्था में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में उन्हें ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन, नीले पुष्प और लंबे परागकण वाले पौधे मिले, और इनका टेस्ट क्रॉस उन्होंने कराया किससे, स्मॉल बी स्मॉल एल पैतृक से। अब आप देखेंगे कि ये जो F1 जनरेशन की संतान है, आप जानते हैं कि इससे 4 प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। आपको पता है पृथक्करण का नियम आप पढ़ चुके होंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि ये जो एलिल्स हैं किसी एक जोड़ी के, ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से पृथक होते हैं, इन पर दूसरे जो जोड़ी है उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या होगा, F1 जनरेशन के कैपिटल बी एलिल जो हैं और स्मॉल एल कैपिटल एल दूसरी पीढ़ी जोड़ी के जो एलिल्स हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से पृथक होंगे। और आप देखिए स्वतंत्र अपयूहन के नियम के तहत सामान्यतः इनसे कितने प्रकार के युग्मक बनने चाहिए, 4 प्रकार के, क्योंकि कैपिटल बी स्मॉल बी से स्वतंत्र पृथक तो होगा ही होगा, कैपिटल एल स्मॉल एल से भी स्वतंत्र रूप से पृथक होगा, और बी पहली जोड़ी का कैपिटल एल से भी जुड़ सकता है, और कैपिटल बी स्मॉल एल से भी जुड़ सकता है। उसी प्रकार से स्मॉल बी कैपिटल एल से भी जुड़ सकता है, और स्मॉल बी स्मॉल एल से भी जुड़ सकता है युग्मक निर्माण के दौरान। तो इस संतान से 4 प्रकार की युग्मक बनने की संभावना है, कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एल। और ये जो F1 जनरेशन का हम टेस्ट क्रॉस जिससे करा रहे हैं पैतृक से, उसकी जीनी संरचना है स्मॉल बी स्मॉल एल, तो इससे तो युग्मक एक ही बनेगा, स्मॉल बी स्मॉल एल। तो जब बैटसन और पुनेट ने इनके बीच में क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन में 7:1:1:7 का हमें रेशो मिला। अब इस रेशो से देखिए आपको क्या रिजल्ट मिला, निष्कर्ष मिला। बैटसन और पुनेट ने कहा कि जब 2 प्रभावी जीन एक ही जनक पर पाए जाते हैं तो वे साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ही संतानों में वंशानुगत होते हैं। इसे युग्मन कहा जाता है। तो बैटसन और पुनेट ने यह कहा कि जब 2 प्रभावी एलील, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कैपिटल बी और कैपिटल एल, ये दोनों प्रभावी एलील हैं और एक ही जनक में हैं, एक ही पैतृक में हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो एलील्स हैं कैपिटल बी और कैपिटल एल, ये दोनों जीन एक साथ रहने की कोशिश करते हैं और साथ साथ ही संतानों में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। और इसी क्रिया को, इनके साथ साथ रहने की क्रिया को ही क्या कहा, युग्मन कहा बैटसन और पुनेट ने। आप अगर यहां पे डायग्राम के बाद इस रेशो को देखें तो आप ये देखेंगे कि जो पैतृक संयोजन था, जो पेरेंटल संयोजन था, वो अधिक रेशो में प्राप्त हुआ। देखिए 7 संतानें कौन बनी, ब्लू फ्लावर और लॉन्ग पॉलन जो इस पैतृक से आई, और 7 कौन बनी, रेड फ्लावर और राउंड पॉलन जो इस पैतृक के समान है। तो 7 और 7 ये जो 2 संतानें हैं ये हूबहू किसके समान है, अपने पैतृक के समान, क्योंकि प्रभावी जीन जो हैं जब एक जनक में होते हैं तो वो साथ साथ रहने की कोशिश करते हैं। तो बी कैपिटल एल को छोड़ना नहीं चाहता, और इसी कारण से जो F2 जनरेशन में संतानें मिली हैं वो अधिकतर कैसी हैं, अपने पैतृक जनक के समान हैं। और ये ब्लू फ्लावर और राउंड पॉलन और रेड फ्लावर और लॉन्ग पॉलन, ये जो 2 संतानें प्राप्त हुई हैं, ये जो संयोजन प्राप्त हुआ है ये रिकम्बिनेशन के थ्रू प्राप्त हुआ है, लेकिन इसकी संख्या क्या है, बेहद कम है। पाए तो गए, ये दोनों पाए गए, ये दोनों अपने पैतृक के समान नहीं है, तो ये क्या है, रिकम्बिनेशन है इन दोनों पैतृकों का। इन दोनों पैतृकों के जीनों का पुनर्संयोजन जो है इन दोनों संतानों में देखने को मिल रहा है।
लेकिन इनकी संख्या क्या है, बेहद कम है, 1:1 आप देख रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये पहला और चौथा जो संतान है इनकी संख्या सबसे अधिक है, क्योंकि ये पैतृक संयोजन के समान है। और ये क्यों हुआ, ये निष्कर्ष क्यों निकला, क्योंकि कैपिटल बी कैपिटल एल को छोड़ने को तैयार नहीं है, ये साथ साथ रहना चाहते हैं। इसी कारण से F2 जनरेशन में पैतृक संयोजन अधिक मिला। और कैपिटल बी और कैपिटल एल के साथ साथ रहने की जो क्रिया है, इसी को हमने बैटसन और पुनेट के अनुसार क्या कहा, युग्मन कहा। अब देखिए बैटसन और पुनेट का जो अगला प्रयोग है वो लेथाइडस मटर पर ट्रांस अवस्था को लेकर के है। और जैसे मैंने आपसे कहा, ट्रांस अवस्था में क्या होता है, जो प्रभावी एलील्स होते हैं वो अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो इन्होंने ये ही लिखा है कि जब दो प्रभावी जीन अलग अलग जनक पर पाए जाते हैं, तो आप देख रहे हैं कैपिटल बी इस जनक में है और कैपिटल एल इस जनक में है। दोनों प्रभावी एलील्स जो हैं अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं। इनसे F1 जनरेशन की ये संतान बनती है, जिसका हमने टेस्ट क्रॉस कराया स्मॉल बी स्मॉल एल अप्रभावी पैतृक से कराया। तो ये 4 प्रकार की संतानें यहां पे बनेंगी। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे भी ब्लू फ्लावर और राउंड स्टेमिन, ये 7 पाए गए संतानें जो इस पैतृक के समान है। और दूसरी ये वाली जो संतानें हैं स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, ये है लाल पुष्प और लंबे परागकण वाली, ये किसके समान है, वो इस पैतृक के समान है। तो यहां पे भी अगर आप देखेंगे तो यहां पे भी जो संतानें F2 जनरेशन में मिली वो पैतृक संयोजन के समान ज्यादा पाई गई, अधिक पाई गई। आप देखिए 7 और 7, ये जो दोनों संतानें हैं ये अपने इन पैतृकों के समान है, जबकि ये वाली संतान ब्लू फ्लावर और लॉन्ग स्टेमेन और ये जो है आपकी रेड फ्लावर और राउंड स्टेमेन, ये अपने पैतृकों के समान नहीं है। ये और ये दोनों संतानें क्या हैं, पुनर्संयोजन के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। तो यहां पे भी ये जो दोनों संतानें मिली, ये दोनों हुबहू अपने पैतृक के समान है। तो यहां पे बैटसन और पुनेट ने क्या कहा कि जब दो प्रभावी जीन अलग अलग जनक पर पाए जाते हैं तो वे एक दूसरे से अलग रहने की कोशिश करते हैं, वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, और इस क्रिया को प्रतिकर्षण या रिपल्शन कहते हैं। आप यहां पे देखिए कि कैपिटल बी और कैपिटल एल दोनों अलग अलग गुणसूत्रों पर हैं, दोनों अलग जनकों पर हैं, तो ये एक दूसरे को अलग रहना चाहेंगे, एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे। और अगर आप डायग्राम में पूरा देखें तो आप यहां पे देखेंगे कि जो संतानें ज्यादा मिली, आप इस संतान की बात करें तो देखिए यहां पे कैपिटल बी है लेकिन कैपिटल एल नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इस दशा में जो प्रभावी जीन हैं ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करते, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ये एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। जबकि सिस अवस्था में मैंने आपसे क्या कहा था कि दोनों प्रभावी जीन एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ट्रांस अवस्था में ये प्रभावी जो जीन हैं ये एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। इसीलिए जो पैतृक संयोजन मिला उसमें आप देखिए कैपिटल बी यहां पे है तो यहां कैपिटल एल नहीं है, यहां पे आपका कैपिटल एल है तो यहां पे कैपिटल बी नहीं है, और इसीलिए ये संयोजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया गया, पैतृक संयोजन सबसे अधिक मात्रा में पाया गया, क्योंकि कैपिटल बी ने कैपिटल एल का क्या किया, प्रतिकर्षण किया। और जहां पे कैपिटल बी कैपिटल एल दोनों साथ साथ हैं, आप देखिए यहाँ पे कैपिटल बी कैपिटल एल दोनों साथ साथ हैं, या यहाँ पे स्मॉल बी स्मॉल एल दोनों साथ साथ हैं, लेकिन ये जो संतान है इनकी संख्या क्या है, बेहद कम है, इस पुनरिक संयोजन की संख्या बेहद कम है। तो ये बैटसन और पुनेट का दूसरा प्रयोग था जिसमें उन्होंने ये बात कही कि अगर प्रभावी एलील्स अलग अलग जनकों पे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखिए बैटसन और पुनेट ने जो दोनों प्रयोग किए उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पैतृक संयोजन वाली संतानें ज्यादा प्राप्त होती हैं। आप देखेंगे कि जो भी संतानें प्राप्त होती हैं वो अपने पेरेंट के लक्षणों से युक्त ज्यादा होती हैं। तो पेरेंट संयोजन से रिलेटेड संतानें ज्यादा प्राप्त हुई इस प्रयोग में निकला, और ये दिखाता है कि संलग्नता लिंकेज जीन्स के बीच में ज्यादा पाई गई और वो स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को फॉलो कम कर रहे हैं, उनका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कम हो रहा है, उनका स्वतंत्र रूप से अपव्यूहन, स्वतंत्र रूप से पृथक्करण कम हो रहा है, उनका जो संतानें प्राप्त हुई उनकी जीनी संरचना काफी हद तक अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के समान थी। तो ये इस प्रयोग का निष्कर्ष निकला। अब इसके बाद मॉर्गन आए, मॉर्गन ने ये कहा कि युग्मन और प्रतिकर्षण
जो युग्मन और प्रतिकर्षण टर्म का इस्तेमाल किया गया था बेटसन और पुनेट के द्वारा, मॉर्गन ने कहा ये दोनों ही सहलग्नता के दो रूप हैं। ये दोनों ही युग्मन और प्रतिकर्षण सहलग्नता के ही दो रूप हैं। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पे अपना प्रयोग किया और उन्होंने ये देखा कि ड्रोसोफिला मक्खी में युग्मन के दौरान दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर मिलते हैं और प्रतिकर्षण के दौरान दो प्रभावी जीन समजात गुणसूत्रों पर, अलग अलग समजात गुणसूत्रों पर मिलते हैं। तो देखिए बात वही आ गई। बेटसन और पुनेट ने युग्मन में यह कहा था कि प्रभावी जो जीन होते हैं वो एक जनक में पाए जाते हैं और अप्रभावी एक जनक में। और यहां पे मॉर्गन ने क्या कहा कि युग्मन में जो दो प्रभावी जीन हैं वो एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप वहां पे दो प्रभावी जीन एक ही जनक में थे, यहां पे दो प्रभावी जीन एक ही गुणसूत्र पर मौजूद हैं। वैसे ही बेटसन और पुनेट ने प्रतिकर्षण में क्या कहा था कि जब दो प्रभावी जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर हो, अलग अलग पैतृक पे हो, अलग अलग जनक पर हो, तो वैसे ही यहां पे मॉर्गन ने क्या कहा प्रतिकर्षण अवस्था में कि जो प्रभावी जीन होते हैं वो दो विभिन्न समजात गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। तो मॉर्गन ने बेटसन और पुनेट के युग्मन और प्रतिकर्षण ये जो दो टर्म्स थी उनको सहलग्नता से जोड़ा और कहा कि ये सहलग्नता के ही दो रूप हैं। और उसके बाद उन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना प्रयोग किया और अपनी थ्योरी को प्रकट किया। अब मॉर्गन ने सहलग्नता का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया, हम उसके कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स पे अध्ययन करते हैं, ध्यान देते हैं। देखिए मॉर्गन ने यह कहा कि युग्मन और प्रतिकर्षण एक ही घटना के दो रूप हैं जिसे सहलग्नता कहते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि बेटसन और पुनेट ने जो युग्मन और प्रतिकर्षण की व्याख्या की, मॉर्गन के अनुसार वो सहलग्नता के ही दो रूप हैं। इन्होंने कहा कि जीन्स जो हैं वो गुणसूत्रों पर क्रमिक रूप से पंक्तिबद्ध होते हैं। जैसा आपको पता है कि मान लीजिए कोई आपका ये जीन है, गुणसूत्र है, मान लीजिए कोई आपका ये गुणसूत्र है, तो इस गुणसूत्र पे कई जीन होंगे, जीन ए, आपका जीन बी, आपका जीन सी, आपका जीन डी, या और भी कई जीन इसमें हो सकते हैं। और ये जीन जो हैं एक गुणसूत्र पर कैसे लगे होते हैं, पंक्तिबद्ध लाइनियर रूप से लगे हुए होते हैं। तो मॉर्गन का जो दूसरा पॉइंट था सहलग्नता का गुणसूत्र सिद्धांत, उसमें आप समझ में आए होंगे कि जो भी कोई भी गुणसूत्र हो, ये कोई भी गुणसूत्र होगा, इस गुणसूत्र पे बहुत सारे जो जीन हैं वो जीन लगे होते हैं। किस अवस्था में लगे होते हैं, क्रमिक रूप से, लाइनियर रूप से लगे हुए रहते हैं। तीसरी बात जो इन्होंने कही वो उन्होंने ये कहा कि एक गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ वंशागत होते हैं, किंतु विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे जीन युग्मक जनन के समय होने वाले क्रॉसिंग ओवर से परस्पर मिल सकते हैं। एक बार दोबारा से समझिएगा, एक गुणसूत्र पर स्थित जीन एक साथ वंशागत होते हैं, किंतु विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ऐसे जीन युग्मक जनन के दौरान होने वाले क्रॉसिंग ओवर से परस्पर मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको यहां समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपका ये एक गुणसूत्र है जिसपे जीन है ए और जीन है बी, ठीक हो गया। तो उन्होंने ये कहा कि एक गुणसूत्र पर जो स्थित जीन है वो एक साथ वंशागत होते हैं। तो ये बात क्लियर है कि ये जो दोनों जीन हैं ए और बी, ये एक साथ वंशागत होंगे, किंतु विभिन्न गुणसूत्रों पर स्थित जीन स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, विभिन्न गुणसूत्र पर। अब मान लीजिए आपका दूसरा गुणसूत्र है ये, जिसपे है आपका जीन सी और डी। तो उन्होंने कहा कि ए और बी जो इस गुणसूत्र पे है और सी और डी जो इस गुणसूत्र पे हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ऐसे जीन युग्मक जनन के समय होने वाले क्रॉसिंग ओवर से परस्पर मिल सकते हैं। अब युग्मक जनन के दौरान जब मियोसिस होती है तो मियोसिस के दौरान एक क्रिया होती है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसमें गुणसूत्रों के टुकड़ों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। मैं आपको एक हल्का सा यहां समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपका कोई गुणसूत्र है आपका, जिसमें कौन से जीन है आपका, ए और बी, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरा जो आपका गुणसूत्र है जिसमें मौजूद जीन क्या है आपका, सी और डी। मान लीजिए ये दोनों गुणसूत्र आपके मियोसिस अवस्था में साथ साथ हैं।
अब इन दोनों गुणसूत्रों के बीच जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो लाल वाला जो गुणसूत्र मैं दिखा रहा हूं इसका कुछ भाग पीले वाले के पास और पीले वाले गुणसूत्र का कुछ भाग जो है लाल वाले के पास जा सकता है क्रॉसिंग ओवर के दौरान। भाग जो जाएगा उसमें क्या मौजूद होंगे, जीन मौजूद होंगे। तो यह संभव है कि क्रॉसिंग ओवर के दौरान जब ए और बी गुणसूत्र आपस में मिलेंगे, इनके बीच में गुणसूत्रों की टुकड़ों की अदला बदली होगी, तो यह संभावना है कि ए जीन जो है आपका डी जीन के साथ और बी जीन जो है आपका सी जीन के साथ क्या हो जाए, मिल जाए। आपकी बात समझ में आ रही है? तो यह संभावना होती है कि आपके ये गुणसूत्र आपस में क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं, जो वर्तमान में किसमें हैं, अलग अलग गुणसूत्रों पर मौजूद हैं। मॉर्गन ने यह कहा कि संलग्न जीनों के बीच की दूरी यह निर्धारित करती है कि संलग्नता कितनी दृढ़ है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए आपका कोई गुणसूत्र है जो है आपका ये, ठीक है। अब इस गुणसूत्र पे मान लीजिए आपका पहला ए जीन है, दूसरा बी जीन है, तीसरा सी जीन है और चौथा आपका डी जीन है। अब इन जीनों के बीच की दूरी यह निर्धारित करेगी कि उनके बीच में संलग्नता कितनी है, उनके बीच में मजबूती कितनी है। आप देखिए ए और बी ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो इनके बीच में संलग्नता या जो मजबूती है, जो जोड़ है, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। ए और सी के बीच में मजबूती या जोड़ क्या होगी, कम होगा, संलग्नता कम होगी। और ए और डी के बीच में संलग्नता बिल्कुल ही कम होगी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी को एक दूसरे से अलग करना आसान नहीं है, क्योंकि इनके बीच में संलग्नता क्या है, बहुत दृढ़ है। लेकिन ए और डी को हम अलग कर सकते हैं क्योंकि इनके बीच में संलग्नता ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनके बीच की दूरी क्या है, ज्यादा है। एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक संलग्न समूह बनाते हैं। एक गुणसूत्र पर स्थित सभी जीन एक संलग्न समूह बनाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। संलग्न समूह क्या है? देखिए किसी एक जीव जाति में पाए जाने वाले संलग्न समूह उस जाति के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि एक गुणसूत्र पर जितने भी जीन होंगे, एक गुणसूत्र पर जितने भी जीन होंगे वो एक संलग्न समूह बनाती हैं। और किसी भी जीव जाति में जो संलग्न समूह है वो कितने हैं, ये अगर हमें जानना है तो हमें उस जाति के अगुणित गुणसूत्रों की संख्या को देखना होगा। स्वाभाविक सी बात है, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, तो 46 गुणसूत्र हैं तो जोड़ा कितने का होगा, 23 जोड़ी होंगी। तो 23 जोड़ी का मतलब 23 गुणसूत्र, और हर गुणसूत्र पर एक क्या होगा, लिंग, एक क्या होगा, संलग्न समूह होगा, जीनों का समूह होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि जितने अगुणित गुणसूत्र होंगे उतने ही संलग्न समूह होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मनुष्य में जो संलग्न समूह है वो कितने होंगे, 23 होंगे। अब देखिए संलग्नता जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक कहलाती है पूर्ण संलग्नता, कंप्लीट लिंकेज, और एक कहलाती है अपूर्ण संलग्नता, इनकम्प्लीट लिंकेज। पहले हम बात करते हैं पूर्ण संलग्नता की। देखिए कुछ परिस्थितियों में जनकों के विकल्पों के अलावा कोई भी नए विकल्प, नए पुनर्संयोजन नहीं मिलते, इसे हम पूर्ण संलग्नता कहते हैं। देखिए एक बात बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक जोड़ी गुणसूत्र ये है और एक जोड़ी गुणसूत्र आपके पास ये है, इस गुणसूत्र में कोई जीन बी है और कोई वी है, और दूसरे में कोई स्मॉल बी और स्मॉल वी है, ठीक है। अगर इन दोनों गुणसूत्रों के बीच, अगर इन दोनों गुणसूत्रों में ये जो जीन्स हैं, अगर इनके बीच में संलग्नता है, लिंकेज है, पूर्ण लिंकेज है, ये एक दूसरे से किसी भी दशा में अलग नहीं हो सकते, कैपिटल बी कैपिटल वी से, स्मॉल बी स्मॉल वी से कभी भी अलग होना नहीं चाहते, तो जितने भी संतानें प्राप्त होंगी वो बिल्कुल कैसी बनेंगी, जनकों के समान होंगी। नए प्रकार का कोई भी संयोजन नहीं बनेगा। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नया संयोजन कब बनता है, जब मियोसिस के दौरान, युग्मक जनन के दौरान जब मियोसिस होती है तो क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर एक गुणसूत्र के जीन दूसरे गुणसूत्र के जीन से बदल जाएं, अदला बदली हो जाए, तो नए संयोजन मिलते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊं, मान लीजिए यहां पे आपके इन दोनों गुणसूत्रों के बीच मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, और
आपको मैं समझा रहा हूँ क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका एक गुणसूत्र है और ये आपका दूसरा गुणसूत्र है, तो इनमें क्या हो जाता है, गुणसूत्रों के टुकड़ों की क्या हो जाती है, अदला बदली हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर इन दोनों के बीच में गुणसूत्रों के टुकड़ों की अदला बदली हुई तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल बी और यहाँ का स्मॉल वी, और दूसरे गुणसूत्र में क्या हो जाएगा, स्मॉल और क्या आ जाएगा आपका कैपिटल वी, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो संयोजन बने आपके कैसे बन गए, नए संयोजन बन गए। लेकिन ये कब संभव है, जब ये दोनों जो जीन हैं एक गुणसूत्र पर एक दूसरे से अलग हो, ये तभी संभव है। क्रॉसिंग ओवर में ये दोनों एक दूसरे से अलग तभी हो पाएंगे जब इनके बीच में सहलग्नता पूर्ण ना हो। लेकिन आप जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, पूर्ण सहलग्नता पढ़ रहे हैं, अर्थात एक गुणसूत्र पे मौजूद जो जीन्स हैं वो किसी भी दशा में एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। अब आप थोड़ा सा एग्जाम्पल समझिए। मॉर्गन ने क्या किया, जंगली ड्रोसोफिला में स्लेटी शरीर व लंबे पंख वाला एक पैतरक लिया जिसमें दोनों जीन कैसे हैं, प्रभावी, और जो दूसरा ड्रोसोफिला लिया म्यूटेंट, वो ब्लैक काला शरीर और छोटे पंख वाला था, और जिसमें जो जीनी संरचना थी वो क्या थी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। तो पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि ये सिस अवस्था है, प्रभावी जीन्स जो है एक पैतरक में है, अप्रभावी दूसरे पैतरक में है। जब इनके बीच में क्रॉस कराया गया, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में आपको स्लेटी शरीर और लंबे पंख वाली नर मिले। ठीक है, इन्होंने क्या किया, अब इस नर का क्रॉस कराया ब्लैक बॉडी और शॉर्ट विंग वाली मादा से क्रॉस कराया। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो अब आप समझिएगा, चूंकि हम पूर्ण सहलग्नता को पढ़ रहे हैं तो इस F1 जनरेशन वाले जो संतान हैं इससे केवल दो प्रकार के युग्मक मिले, कैपिटल बी कैपिटल वी और स्मॉल बी स्मॉल वी। अब यहां आप समझिए, अगर यहां पे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता तो इस पैतरक से चार प्रकार के आपके युग्मक बनने चाहिए। आप ये पढ़ चुके हैं, और वो युग्मक कौन कौन से होते, कैपिटल बी कैपिटल वी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल वी और स्मॉल वी। चार प्रकार के युग्मक आपके बनने चाहिए थे अगर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लागू होता तो। लेकिन यहां पे पूर्ण सहलग्नता है, कैपिटल बी कैपिटल वी को छोड़ने को तैयार नहीं है, कैपिटल बी कैपिटल वी को छोड़ने को तैयार नहीं है, स्मॉल बी स्मॉल वी को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो युग्मक जो बनेंगे दो ही प्रकार के बनेंगे, एक युग्मक में कैपिटल बी कैपिटल वी आ जाएगा और एक युग्मक में स्मॉल बी आ जाएगा। ये चार प्रकार के युग्मक जो सामान्यतः स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के तहत बनने चाहिए, पूर्ण सहलग्नता के कारण यहां नहीं बने, केवल दो ही प्रकार के युग्मक बने, क्योंकि कैपिटल बी और कैपिटल वी के बीच में क्या है, पूर्ण सहलग्नता है, बहुत मजबूत जोड़ है, ये किसी भी दशा में एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है। और उसी प्रकार से स्मॉल बी को छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए केवल आपके दो प्रकार के युग्मक बने। और जब इनका टेस्ट क्रॉस हमने इस मादा से कराया तो F2 जनरेशन में आपको केवल दो ही प्रकार की संतानें मिली, 50% संतानें मिली स्लेटी शरीर और लंबे पंख वाली जो इस पैतरक के समान थी, और 50% संतानें मिली काला शरीर और छोटे पंख वाली जो इस पैतरक के समान थी। तो आप देखिए 50% संतानें इस पैतरक के समान और 50% संतानें इस पैतरक के समान बनी। नए संयोजन नए विकल्प बिल्कुल नहीं बने, रिकम्बिनेशन जिसको कहते हैं, पुनर्संयोजन जिसको कहते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल प्रदर्शित नहीं हुआ। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जीनों के मध्य पूर्ण सहलग्नता पाई गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूर्ण सहलग्नता होगी तो F2 जनरेशन में आपको पुनर्संयोजन या रिकम्बिनेशन दिखाई नहीं देगा, जितनी भी संतानें होंगी वो हूबहू अपने पैतरक के समान होंगी, क्योंकि यहां पे स्वतंत्र अपव्यूहन लागू नहीं होता। यहां यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे ऐसा नहीं है कि अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, क्रॉसिंग ओवर हुआ और जीन्स की अदला बदली हुई, लेकिन कैपिटल बी कैपिटल वी के बीच में क्या है, पूर्ण सहलग्नता है। तो ये एक दूसरे से पृथक नहीं हुए, ये एक दूसरे से पृथक नहीं हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रॉसिंग ओवर तो होगा ही, क्योंकि लैंगिक जनन में क्रॉसिंग ओवर होना स्वाभाविक है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर के दौरान ये दोनों जीन एक दूसरे से पृथक नहीं हुए, क्योंकि इनके बीच में पूर्ण सहलग्नता है।
ये बात आपको ध्यान देनी है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि प्रकृति में पूर्ण संलग्नता नहीं पाई जाती, बहुत मुश्किल से पाई जाती है, और ये केवल सामान्यतः कुछ ही जीव जंतुओं में देखने को मिलती है, जिनमें ड्रोसोफिला में भी, नर ड्रोसोफिला में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये प्रकृति में बहुत मुश्किल से मिलता है पूर्ण संलग्नता, सामान्यतः पूर्ण संलग्नता नहीं पाई जाती। और अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि नर ड्रोसोफिला में पूर्ण संलग्नता देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं दूसरे संलग्नता की, जिसको हम कहते हैं अपूर्ण संलग्नता। देखिए, युग्मक जनन के दौरान क्रॉसिंग ओवर के कारण अपूर्ण संलग्नता देखने को मिलती है। यहां पैतृक संयोजन के अलावा पुनर्संयोजी भी, मतलब नए विकल्प भी देखने को मिलते हैं। इसे हम अपूर्ण संलग्नता कहते हैं। अब यहां पे आप देखिए, यहां पे हमने क्या किया, मटर के पौधों का हमने यूज किया। हमने यहाँ प्रैक्टिकल में भी आपका लिखा है, जो हमने एग्जाम्पल यहाँ लिया है, हमने मटर के रंगीन और भरे हुए बीज वाले फूलों का क्रॉस किससे कराया, हमने रंगहीन और सिकुड़े हुए फूलों से कराया। रंगीन पुष्प और भरी हुई जो मटर है, बीज है, उसका जीनी संरचना क्या है, कैपिटल सी और कैपिटल एस, और जो रंगहीन है उसके लिए स्मॉल सी, और जो सिकुड़े हुए आपके बीज हैं उनके लिए क्या है, स्मॉल एस। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि लक्षणों के जो प्रभावी जीन हैं वो एक गुणसूत्र पर हैं, एक पैतृक में है, और अप्रभावी दूसरे पैतृक में है। और जब इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में आपको कलर्ड और फुल सीड्स प्राप्त हुए, पूरे भरे हुए सीड्स प्राप्त हुए। और जब इसका F1 जनरेशन की संतान का हमने टेस्ट क्रॉस कराया तो आप ये देखेंगे कि इस दशा में चूंकि अपूर्ण संलग्नता है, चूंकि यहां पे अपूर्ण संलग्नता है, तो कैपिटल सी कैपिटल एस के साथ पूरी तरीके से बंधा हुआ नहीं है। कैपिटल सी कैपिटल एस के साथ पूरी तरीके से लिंक्ड नहीं है, इतना मजबूत जोड़ नहीं है कि हर हाल में ये एक दूसरे के साथ रहें। इनके अलग होने की संभावना हो सकती है, और इसी कारण से यहां पे कैपिटल सी कैपिटल एस के साथ तो रहता ही है, कैपिटल सी क्रॉसिंग ओवर के दौरान स्मॉल एस के साथ भी जुड़ सकता है, स्मॉल सी कैपिटल एस के साथ भी जुड़ सकता है, और स्मॉल सी स्मॉल एस के साथ तो जुड़ ही सकता है। तो यहां पे स्वतंत्र अपव्यूहन के तहत 4 प्रकार के युग्मक बनने की संभावना है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, कैपिटल सी और कैपिटल एस के बीच में पूर्ण लिंकेज नहीं है। इनके बीच में संलग्नता तो है, अधिक से अधिक के साथ रहने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि संलग्नता अपूर्ण है। अगर कैपिटल सी कैपिटल एस को नहीं छोड़ता, इनके बीच में कंप्लीट लिंकेज होती, तो आपके कितने युग्मक बनते, केवल 2 ही प्रकार के युग्मक बनते। एक तो ये वाला, और दूसरा क्या बनता आपका, ये वाला। ये जो बीच के युग्मक हैं ये आपके नहीं बनते। लेकिन ये 2 युग्मक क्यों बने, क्योंकि कैपिटल सी और कैपिटल एस के बीच में लिंकेज कैसी है, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। तो ये एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, और इसी कारण से आपको यहाँ 4 प्रकार के युग्मक देखने को मिले। तो जब इनका क्रॉस हम स्मॉल सी स्मॉल एस से प्राप्त स्मॉल सी स्मॉल एस गैमेट से कराते हैं, तो 4 प्रकार की संतानें मिलती हैं, जिनके बीच में 48:2:2:48 का रेशो मिलता है। अब यहां पे भी आप देखें तो आप ये पाएंगे कि पैतृक संयोजन ज्यादा है। आप देखिए, ये वाला जो संतान है ये किसके समान है, इस पैतृक के समान है। आपकी ये वाली जो संतानें हैं वो किसके समान है, वो आपकी इस पैतृक के समान है। तो आप देख रहे हैं ये कितना रेशो है आपका 48, और ये कितना है आपका 48। तो यहां पे भी आप देखेंगे कि जो संतानें F2 जनरेशन में मिली वो अधिकतर क्या है, पैतृक संयोजन के समान है, पैतृक के समान है। लेकिन ये जो बीच में आपका 2:2 का रेशो मिला, ये जो रेशो है आपका, ये जो बीच की संतानें हैं आपकी, ये प्रदर्शित करती हैं कि पुनर्संयोजन हुआ है, रिकम्बिनेशन हुआ है। अगर ये 2 युग्मक नहीं बनते तो ये 2 संतानें भी आपकी नहीं बनती, और इन दोनों संतानों का बनना ये प्रदर्शित करता है कि अपूर्ण संलग्नता के दौरान क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण ही अपूर्ण संलग्नता आपको देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर के कारण से जितनी भी संतानें मिलती हैं उनमें पैतृक संयोजन तो अधिक होगा ही होगा, पैतृक संयोजन तो अधिक है ही है, लेकिन इसके अलावा पुनर्संयोजी भी देखने को मिलते हैं।
यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपूर्ण लिंकेज जो है प्रकृति में सामान्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान क्रॉसिंग ओवर स्वाभाविक है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण से ही अपूर्ण लिंकेज है, अपूर्ण संलग्नता है। तो ये प्रकृति में बहुत सामान्य घटना है। और यहाँ आप जरूर ध्यान रखिएगा कि संलग्न जीन अगर साथ नहीं रहना चाहते, संलग्न जीन अगर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तभी पैतृक संयोजन के अतिरिक्त यहाँ पुनर्संयोजन देखने को मिलता है। कैपिटल सी अगर कैपिटल एस को नहीं छोड़ेगा तो ये जो दो संयोजन आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं देंगे। किसी भी दशा में, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी दशा में जो पुनर्संयोजन, जो रिकॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं, उनकी आवृत्ति 50% से अधिक नहीं हो सकती। ये भी आप ध्यान रखिएगा कंपटीशन की दृष्टि से कि रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, क्योंकि स्वतंत्र अपविभवन हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, लेकिन उनकी आवृत्ति किसी भी दशा में 50% से अधिक नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सहलग्नता, युग्मन, प्रतिकर्षण के बारे में आवश्यक जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।